पावर हकीकत नहीं, एक धोखा है। जब तक तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे कब्जे में है, तब तक वो तुम्हारी है। पर जैसे ही तुम उस पर गुरूर करने लगते हो, उसी पल वो तुमसे फिसल जाती है। मैट एक ऐसा नाम था जो रशिया के एलीट सर्कल्स में पावर और इन्फ्लुएंस का दूसरा नाम माना जाता था। रिच, एरोगेंट और ऐसे फैमिली का वारिस जो जनरेशन से पॉलिटिक्स और बिजनेस के कॉरिडोर में रूल करती आई है। मैट एक बिलियनर टाइकून था जिसकी जगह सिर्फ कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स तक ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी थी। उसके बिजनेस एम्पायर में ऑयल, बैंकिंग और रियल स्टेट्स के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स थे। उसकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो रशिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ फ्रीली इंटरैक्ट करता था, तो चाहे वो मिनिस्टर्स हों या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। लेकिन मैट सिर्फ बिजनेस और मनी के लिए ही फेमस नहीं था, बल्कि उसका एटीट्यूड भी उसको लोगों से अलग बनाता था। एरोगेंस उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था। लॉ सिर्फ आम लोगों के लिए होता है, ये सोच उसके अंदर इतनी गहरी थी कि वो खुद को कभी किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार समझता ही नहीं था। मैट के लिए लाइफ हमेशा इजी थी। वेल्थ और पावर उसके पास इतनी थी कि दुनिया का कोई भी रूल उसके लिए एक छोटी सी रुकावट से ज़्यादा और कुछ नहीं था। लेकिन एक गलती ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। एक रात 2010 के एंड में मैट मॉस्को की सड़कों पे अपनी लग्जरी गाड़ी चला रहा था। एक सिग्नल पर उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर एक सिंपल लुकिंग आदमी था। गुस्से में मैट ने बिना सोचे समझे उस आदमी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और फिर बात बढ़ती गई। उसने उस आदमी को मारना शुरू कर दिया, अपने बॉडीगार्ड्स को भी बुला लिया और तब तक मारता रहा जब तक वो आदमी अधमरा ना हो गया। पब्लिक के बीच में मैट के लिए ये बस एक पावर शो था, पर जो आगे होने वाला था उसका मैट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगली सुबह न्यूज़ चैनल पर मैट का नाम घूम रहा था। पुलिस ने उसके ऊपर असॉल्ट का केस फाइल कर दिया था। पहले तो उसने सोचा कि पैसे और इन्फ्लुएंस से सब कंट्रोल कर देगा, जैसे हमेशा ही करता था। लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन गया, उसके फेस से एरोगेंस गायब होने लगा। कोई बात सुनने को तैयार नहीं। एक सिंपल असॉल्ट केस को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा था? जब उसके लॉयर्स ने भी केस को सीरियसली लेना शुरू किया, तब उसको समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। 3 महीनों तक वो जेल में रहा और धीरे धीरे उसको समझ आने लगा कि उसकी पावर यहाँ काम नहीं कर रही। उसके बॉडीगार्ड्स ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके थे। सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि कोर्ट का डिसीजन उसके अगेंस्ट आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक डर बैठ गया। क्या उसका सामना किसी और भी बड़े आदमी से हुआ है? अगर हाँ, तो वो आदमी बिना सिक्योरिटी के सड़क पर अकेला क्या कर रहा था? फरवरी 2011 में फाइनली ट्रायल स्टार्ट हुआ। मैट ने रशिया के बेस्ट डिफेंस लॉयर्स को हायर किए। उसको लगा कि अब वो जीत जाएगा, लेकिन कोर्ट ने मैट को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। अप्रैल 15, 2011 मैट को 3 साल की जेल हो गई। ये डिसीजन उसके लिए एक और शॉक था। उसको लगा था कि पैसे और पावर से सब कंट्रोल हो जाएगा, पर यह केस अलग था। लेकिन मैट ने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपील करी, नए लॉयर्स को हायर किया, सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने लगा। पर उससे पहले एक और ट्विस्ट आ गया। मॉस्को प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने एक और केस फाइल कर दिया, जिसमें डिमांड थी कि मैट की पनिशमेंट और बढ़ानी चाहिए। रीजन, एक हाई प्रोफाइल इंसान के लिए सिर्फ 3 साल की सजा ही काफ़ी नहीं थी, और ये सिर्फ शुरुआत थी। मैट को एक नोटोरियस जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां रशिया के मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स को रखा जाता है। वहां का हाल हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। ओवरक्राउडेड सेल्स, वायलेंस और इंसान को तोड़ देने वाले कंडीशंस। मैट के लिए जो हमेशा लग्जरी में रहा था, ये सब एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। जेल में भी उसकी सफरिंग खत्म नहीं हुई। गार्ड्स उसको टारगेट करने लगे, बिना वजह उसको पनिशमेंट देते। उसके ऊपर 50 से भी ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शंस फाइल हो चुके थे, बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के। और जब 29 ऑफिशियल वायलेशंस हो गई, तब लीगली उसका पैरोल कैंसिल हो गया। नवंबर 2011 में उसकी अपील ट्रायल हुई, पर एक और शॉक मिला। उसकी सज़ा बढ़कर 4.5 साल हो गई। पर मैट ने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपील करी, पर यह उसकी सिचुएशन को और बिगाड़ रहा था। मॉस्को प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने उसके फाइनेंशियल एम्पायर को डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उसके बैंक्स स्टॉक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। 1 महीने के अंदर 6 बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल हो गए। उसका फाइनेंशियल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया।
मार्च 2013 में उसका थर्ड ट्रायल का डिसीजन आ गया और 3 साल की सज़ा और बढ़ गई। अब टोटल सेंटेंस 7.5 साल की हो गई। पर जो सच अब सामने आया वो मैट के होश उड़ा देने वाला था। उसने जिस आदमी को मारा था वो व्लादिमीर पुतिन का दामाद फैन था, जो रशिया के मोस्ट पावरफुल फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था। एक डच बिजनेसमैन जो पहले एक ऑर्डिनरी इंसान था, पर पुतिन की बेटी से शादी के बाद रशिया के टॉप एनर्जी फर्म्स का बॉस बन गया। फैन सिंपल लाइफ जीता था, बिना बॉडीगार्ड्स के घूमता था, जो मैट जैसे लोगों के लिए इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी ने ही मैट को इस डाउनफॉल तक पहुंचाया। अगर मैट को ये पहले पता होता तो क्या वो उस आदमी को मारता? बिल्कुल नहीं। 2015 में कोर्ट ने जानबूझ के उसके केस को डिले किया। इस बीच नए एविडेंस आए जो प्रूफ करते थे कि उसके बैंक्स उसके जेल में होने के बावजूद भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। फोर्थ ट्रायल के बाद उसकी सज़ा और बढ़ गई और अब टोटल 8.5 साल की सज़ा हो गई थी। ये वो मोमेंट था जब मैट ने समझ लिया था कि अब कोई भी उसके साथ नहीं। उसके लॉयर्स भी एक एक करके रिज़ाइन करते गए। जो कभी रशिया का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन था वो अब एक क्रिमिनल बन चुका था। लेकिन उसके केस में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। 2018 में रशिया के लीगल रिफॉर्म्स की वजह से उसकी सज़ा जल्दी कंप्लीट हो गई और वो रिलीज़ हो गया। पर बाहर आने के बाद उसकी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी वेल्थ गायब हो चुकी थी, उसका नाम एक कर्ज बन चुका था। रशिया ने उसके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया और फाइनेंशियल बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। कोर्ट ने उसकी एग्जिट रिस्ट्रिक्शन को 2024 तक एक्सटेंड कर दिया, जो शायद हमेशा के लिए एक्सटेंड होती ही रहेगी। और जो लोग डाउनफॉल के रिस्पॉन्सिबल थे उनका करियर बूम हो रहा था। व्लादिमीर कोल, जो मैट के अरेस्ट का मास्टरमाइंड था, 2018 में रशिया का मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स बन गया। मैट की कहानी को एग्जाम्पल बनाया गया कि रशिया में कोई भी लॉ से ऊपर नहीं। अब मैट सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो बताता है कि पावर और एरोगेंस का असली प्राइस क्या होता है। क्या अगर उसने उस दिन किसी ऑर्डिनरी इंसान को मारा होता तो ये सब होता? क्या उसका डाउनफॉल सिर्फ उसकी गलती थी या फिर ये एक पॉलिटिकल गेम का हिस्सा था?